तो लिखो सबसे पहले नोट्स के पॉइंट ये है। पहला 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर एन, इसका एक्सपेंशन NC0 NC1x NC2x स्क्वायर प्लस NC3x क्यूब अप टू NCn x टू दी पावर n। कोफिशिएंट का मतलब सब लोग को याद है, एक बार और ध्यान कर लेते हैं कि जैसे ये लिखा गया है और किसी ने हमसे पूछ लिया कि कोफिशिएंट ऑफ y यानी y का गुणांक क्या है, तो जो उसके मल्टीप्लाई में लिखा होता है वो बताया जाएगा विद साइन, चाहे प्लस हो चाहे क्या माइनस। अगर मान लो किसी ने यहाँ से पूछ लिया कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या बोलेंगे -3, गलत, पूरी बात बोलेंगे। जो मल्टीप्लाई में लिखा चाहे वो आगे हो चाहे क्या हो पीछे, मल्टीप्लाई पे होना चाहिए, ठीक है। ये था कोफिशिएंट का मतलब। ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अब जरा यहाँ से एक बात जरा देखो सब लोग, अगर क्या देखोगे, पहली बात जितना नीचे लिखा उतना एक्स की पावर में, जितना नीचे लिखा उतना एक्स की पावर में, जितना नीचे लिखा उतना एक्स की। अब अगर मैं तुमसे पूछ लूँ ये कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर आर इन 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर एन, तो क्या बोलना चाहोगे? मैं इसको उल्टा भी बोल सकता हूँ, जितना एक्स की पावर में उतना ही नीचे, लेकिन ये कब होगा? जब 1 प्लस एक्स वाला होगा तब होगा, हमेशा नहीं। तो यहां से मैं सीधे बोल सकता हूं क्या, ये क्या लिखा है, नीचे क्या हो गया, ऊपर कितना लिखा है यहाँ, तो यहाँ एन बन गया कि नहीं। अब दूसरा पॉइंट 1 बाइनस एक्स होल टू दी पावर एन, तो ये क्या हो गया NC0 बाइनस NC1x NC2x स्क्वायर। भाई इसमें x बदल गया है किससे, -x, x बदल गया किससे, बस। तो क्या होगा, जहां जहां पावर ऑड है यानी विषम है उसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस, बाकी सब प्लस रहेगा। एक बात और ध्यान देना, ये देखो ये लिखा जाएगा कि नहीं, क्यों, अभी बताया ना, x बदल गया किससे, तो यहां से क्या निकलेगा, ये जो वैल्यू लिखी ऐसे नहीं लिखी जाएगी, क्या इसको कैसे लिख सकते हो, -this, तो ये लिखा है ऐसा लिखोगे कि नहीं, और अब अगर मैं ये बोलूं यहां से कोफिशिएंट ऑफ r इन 1 बाइनस एक्स होल टू दी पावर n, तो क्या बोलोगे इसमें, बिल्कुल गलत है ये, क्यों, n है तो यहां n है, अगर r है तो, अब सही हुआ, तो क्या हुआ, -1 पे पावर r, और क्या, जितना x की पावर में उतना नीचे, और ऊपर कितना जाना है, यहां वाली पावर देख के लिखोगे, ठीक। इतनी बात दिमाग में सेट हो गई कि नहीं। और अब तीसरी एक बात और, तीसरी बात ये कि भाई जो कोफिशिएंट है, जो गुणांक है, वो किसी न किसी टर्म में रहता है। अब और बायनोमियल थ्योरम में टर्म का मतलब क्या है कि मैं क्या करूं कि किसी भी तरीके से r की वैल्यू मिल जाए, किसकी वैल्यू मिल जाए, तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैसा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m इन ax टू दी पावर p प्लस b अपॉन x टू दी पावर q होल टू दी पावर n, तो इसमें r की वैल्यू सीधे ये हो जाती है n इंटू पी, यहां पे कितना लिखा हुआ है m, तो -m अपॉन ये कितना है p, और ये कितना है, तो p प्लस q। ये तीन बातें अपन ध्यान रखेंगे और इसी से फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन। तो जब क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे तो देखो यहाँ पे पहला क्या लिखा है, कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 7 दिस, तो इसमें मतलब x पे पावर 7 का ही हमें जो है गुणांक चाहिए इस वाले से। तो देखो ax स्क्वायर प्लस 1 अपॉन bx पावर 11,
कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर 7 ये चाहिए वैल्यू हम लोग को। तो अभी हमने बताया कि भाई जो कोफिशिएंट होगा किसी ना किसी टर्म में ही तो होगा, तो उस केस में हमने क्या बताया भी r की वैल्यू निकालना। तो r की वैल्यू क्या थी, r इक्वल टू किसका कोफिशिएंट निकाला हम लोग को, x पे पावर किसका 7। तो ये क्या हो जाएगा 11 इंटू 2 माइनस 7 अपॉन ये 2 प्लस 1, तो कितना हो गया r की वैल्यू, कितना आ गया 5। अब r की वैल्यू मिल गई तो सीधे उसमें क्या निकाल दोगे, टर्म निकाल दोगे। क्या निकाल दोगे, टर्म। तो यहां से क्या आ जाएगा टी आर प्लस 1, फार्मूला जो था 11c5 ax स्क्वायर, तो यहां से जो आ जाएगा क्या आ गया 11c5 a पे पावर 6 ये आ गया। और अब जरा देख लो कितना आ गया, यहां से 11c5 a पे पावर 6 अपॉन b पे पावर 5, और ये क्या बन गया x पे पावर 7 बन गया कि नहीं बन गया। और हमारी जरूरत क्या है, क्या बोला क्वेश्चन है, कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 7 इन, यानी इसके उसमें कोफिशिएंट निकालना है x की पावर 7 का 7 का, और इसमें निकालना है x की पावर क्या -7। तो ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए इक्वल। तो यहां से पहले हम लोग देख लेते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 7, तो ये 11c5, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब ऐसे दूसरे वाले भी निकालोगे, तो जब दूसरे वाले भी निकालेंगे तो r का वैल्यू ये फार्मूला लिखा गया था, फार्मूले में कोई दिक्कत तो नहीं। तो r की वैल्यू कितना 6 आ गए, आप निकाल दोगे। अच्छा पावर इवन है इसलिए माइनस n क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और अब x वाले टर्म एक साथ कर लो, और चाहिए क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर -7। और अब क्वेश्चन ने क्या कहा था, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर है। और ये 11c5 और 11c6 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सीधे समझ में आया क्यों, क्यों हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर से, और ये किससे कट जाएगा, ए किससे ये कट जाएगा, तो बचेगा कितना ए इक्वल टू 1 अपॉन बी, या ए बी बराबर कितना 1, ये निकालना था हम लोग को, इसको लिख लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस बार जो है हम लोग को क्या देखना है, इस बार बराबर करना है पावर 5 का और पावर किसका 15 का, देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसके कोफिशिएंट के लिए तो r बराबर कितना हो जाएगा, इसी सीधे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब टर्म निकाल दो यहाँ से, तो t 3 + 1 इक्वल टू 10c3 तो ये जो वैल्यू आ गई
तो यहाँ से क्या आ जाएगा टोटल, ये 10c3 a क्यूब इंटू ये आ गया, तो कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर 5, ये क्या आ जाएगा 10c3 a क्यूब बन गया कि नहीं बन गया। अब दूसरा जो हम लोग को निकालना है, किसका निकालना है 15 का, तो ये r इक्वल टू तो कितना आ गया, ये 1 आ जाएगा सीधे। और अब तो ये आ गया 10c1, तो मतलब सीधे 10 ही आ जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ ये आ गई इक्वेशन सेकेंड, और फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों बराबर है। एक ए से ए काट दोगे तो ये सीधे आ गया। अब इसको सॉल्व कर दोगे, कितना आ जाएगा ये फैक्टोरियल 10 ये इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा, एक ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया, तो कितना आ गया 12a²। तो फाइनली कितना आ गया 1/2√3 प्लस माइनस आएगा, लेकिन a का वैल्यू कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो कौन सा आया ऑप्शन डी, ठीक है। ठीक, तो ये हो गया। अब इसके आगे एक क्वेश्चन फिर करते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इधर, यहाँ पर 1 + x पावर में कितना लिखा 2n। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या ध्यान करना पड़ेगा, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि 1 + पावर n लिखा हुआ है, और इसमें अगर हमें x पे पावर r का क्या चाहिए कोफिशिएंट, इसका गुणांक चाहिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये सीधे वैल्यू क्या हो जा रही थी, ऊपर कितना लिखा है n, तो नीचे सीधे क्या आ जा रहा है r, जितना x के ऊपर लिखा है यहाँ पे उतना आ जा रहा था कि नहीं आ जा रहा था। तो यहाँ पर जो लिखा गया है इस वाले में 1 + x पावर में कितना है 2n है, इसमें किसका निकालना है x पे पावर n का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर n, और क्वेश्चन ने ये बताया है, क्या बताया है कि इसमें जो है वो किसके इक्वल है p के, तो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर चली जाएगी p के। और अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो क्या आ जाएगा, ये ऊपर कितना लिखा है 2n, तो 2n और r की जगह कितना लिखा हुआ है n, तो ये सीधे n आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम। अरे ये रीतिक बात समझ आई कि नहीं आई, तो मैं नहीं समझे। अच्छा, और दूसरा कि इसमें जो है x पावर n का कोफिशिएंट क्या बताया गया है q, तो q बराबर क्या दिया गया है, q बराबर कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर n इन 1 + x होल टू दी पावर 2n। पांडे जी बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अब ये कितनी वैल्यू हो जाएगी जरा बोलो, कितना 2n - 1, ये तो ऊपर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और यहाँ n है तो ये आ गया कि नहीं आ गया। और अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो इस पूरे टर्म की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे क्या बताया गया p + q/q पावर में 5 है, तो इसको p/q + 1 लिखा जा सकता है कि नहीं। और अब p और q की वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ पे p की वैल्यू कितनी 2nCn, और नीचे कितना है 2n - 1Cn + 1 होल पे पावर कितना 5।
और इसको अब सॉल्व करके वैल्यू निकाल देते हैं। तो सॉल्व करो भाई, तो जब सॉल्व कर लोगे तो 3⁵ आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म, यानी 3 क्रमागत पद है किसमें, इसमें 1 + x वाले में। तो जैसे ही 1 + x है, और तीसरी बात यहाँ पे क्या है कि इनके तीनों कॉन्सेक्यूटिव टर्म के क्या है, कोफिशिएंट के बारे में बात हो रही है, 3 क्रमागत पद। तो ये टर्म क्या है, 1 + x होल पे पावर n है कि नहीं। तो जब भी इसमें टर्म लिया जाएगा कॉन्सेक्यूटिवली यानी क्रमागत, तो वो ये माना जाएगा, हमेशा यही लिया जाएगा, ठीक है। बात समझ गए कि नहीं ये। और अगर इसका कोफिशिएंट देखोगे तो इसमें तो कोफिशिएंट सीधे लिखा जाता है कि नहीं, क्या लिखते हो भाई, इसमें तो अभी सीधे तुमको सिखाया गया था ना, NCR x⁴ था कि नहीं था। तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या हुआ, ये हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, अब अगर बात करो यही जो लिखा हुआ है ये TR+1 लिखा है कि नहीं लिखा है। अरे भाई इसका ये जनरल टर्म लिखा है कि नहीं लिखा है। तो अब बात खत्म करते हैं। तो यहाँ पे जब इनका लिखना होगा तो मुझे मैं क्या लिखूंगा, जरा देख के बता लो क्या लिखा जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, NCR। अच्छा, n ही लिखना है कि 2n लिखना है, कैसे देखोगे, यहाँ पावर में देख लोगे तो इसमें पावर में कितना लिखा हुआ है, n, इसलिए ऊपर n ही चलेगा। अब इसके ठीक पीछे वाले पे आ जाओ, तो ये कितना दिया गया, NCR/1। इसके पीछे वाले पे आ जाओगे तो कितना आ जाएगा, NCR/2, ये हो जाएगा। अच्छा, एक बात और तुमको बता दो, मैंने जैसे टर्म ये ले लिया, ऐसे ले सकते हो भाई, कॉन्सेक्यूटिव होने चाहिए। अब इसके कोफिशिएंट तो सबको पता है कि NCR फॉर्म के होंगे कि नहीं होंगे, तो कोई ऐसे ले सकता है। इसी चीज को चाहो तो तुम थोड़ा और भी ऐसे भी ले लो, तो क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, टर्म लिखने की जरूरत ही नहीं। क्या ये टर्म कॉन्सेक्यूटिव टर्म नहीं कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे। तो जब कभी कोफिशिएंट लेना हो, क्या लेना हो, तो ऐसे लो कि एक सेंटर में एक +1 इधर, तो इधर क्या लिखे, -1। ये क्या होगा, कैलकुलेशन को हमेशा क्या करेगा, आसान करेगा। और क्वेश्चन ने बताया है कि इसका रेशियो कितना है, 1:7 क्या 41। और इसको जब सॉल्व करना होगा तो एक बार फर्स्ट सेकंड और एक बार क्या सेकंड थर्ड का रेशियो ले लो। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग बोलना चाहे तो NC ये ले लिया जाएगा कि नहीं ले लिया जाएगा। और अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, तो ये 7R इक्वल टू ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब उसके बाद फिर सेकेंड और थर्ड का रेशियो ले लो, तो यहाँ से
ये आ गया। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, इधर तो लिख गया ना सब, तो यहाँ पर और अब जो है आर एन एटॉमिक साइड कर लो, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी सेकंड। अब वैल्यू हम लोग को किसकी निकालनी है, एन की वैल्यू निकालनी है, तो वहां से आर की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, जिससे एन की वैल्यू आ जाएगी। तो अब इसको सॉल्व करके निकालो वैल्यू जरा फटाफट। यहाँ से जब सॉल्व कर दोगे तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 47, और सीधे इसको लिख के आर की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, सीधे आ जाएगा। ठीक है, अब लिखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से जो क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं ना, वो कुछ ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला ये क्वेश्चन ट्रिक बेस्ड में, अब सबसे पहले तुम्हें पहचानना पड़ेगा ये बना कैसे क्वेश्चन है। हमें क्या निकालना है, x पे पावर 99 का कोफिशिएंट, ठीक है ना पूरा। अब यहाँ से ये x माइनस 1 x माइनस 2 ऐसे करते हुए 100 तक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जरा एक बात सोचो सब लोग कि ये इसको अगर मैं x माइनस 1 x माइनस 2 लिखा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 1 इंटू 2, ऐसा लिख दो। कोई समस्या है क्या? अच्छा, अब जब कोई समस्या नहीं है तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे ही तो लिखूँगा, बोलो। अच्छा, अब जरा एक बात ध्यान से सोचो, और x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 अगर मैं लिख दूँ तो ये जो चीज़ लिखी ये तो ये अभी लिख चुके हो तुम लोग। और अब एक बात ध्यान करो कि देखो इधर ये 1 2 3 100 कहाँ तक चला, 100 तक। तो अगर मैं सारे ब्रैकेट खोल दूंगा तो x पे पावर 100 सबसे बड़ी पावर आएगी कि नहीं आएगी, इसमें कोई डाउट है क्या? और हमें चाहिए कितना, तो मतलब उससे कम। तो यहाँ पे अगर मैं इन तीनों को ओपन करता हूँ तो सबसे बड़ी पावर कितनी आएगी, 3 आएगी कि नहीं आएगी। तो पहले ये x पे पावर 3 हो गई माइनस। अच्छा, अब इससे एक लेस पावर सोचते हैं, तो 3 से एक छोटी पावर क्या होगी, एक्स स्क्वायर होगी कि नहीं होगी। अब जरा मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ इसका, तो एक्स स्क्वायर ये आएगा, एक्स क्यूब हो गया माइनस 3x स्क्वायर, इससे तो मल्टीप्लाई खत्म हो गया। अब इससे इसका मल्टीप्लाई फिर इससे इसका होगा कि नहीं होगा, तो माइनस 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 3x 1 इंटू 2x माइनस 1 इंटू 2 इंटू 3, पूरा लिख दे रहा हूँ मैं भी। तो यहाँ से अगर देखोगे तो ये एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर को एक साथ करो, ये हुआ। अब एक्स वाले को मैं एक साथ कर रहा हूँ, तो यहाँ कितना होगा 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2x, यही तो हुआ। और आखिरी में 1 इंटू 2 इंटू 3। तो सब लोग क्या देख रहे हो यहाँ पर, अगर मैं सिर्फ 2 टर्म का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कितने का कर रहा हूँ, तो उससे एक कम पावर में हो क्या रहा है, यहाँ जो नंबर लिखा वही तो जोड़ दे रहा है केवल। अगर मैं 3 टर्म लिख रहा हूँ तो उसमें क्या हो रहा है, 3 से एक लेस पावर में क्या हो रहा है, यहाँ जो नंबर लिख दिए गए उनको ही तो जोड़ दे रहा है केवल ये। तो अगर मैं यहाँ, तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना। देखो x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x पे n लिखा हुआ है, तो हमेशा x पे पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट ये होगा, इसका गुणांक ये आएगा। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मान लो यहाँ सब जगह प्लस हो जाता तो क्या होता, तो याद रखना ये माइनस लगा है, तो इसलिए जब कॉमन हुआ था तो क्या आया, माइनस। और अगर यहाँ सब जगह क्या हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, और इसकी जगह यहाँ पे क्या दे देगा, माइनस, अगर इस पे आ रहे हो तो। लेकिन हालांकि वो सब कुछ प्लस है तो अल्टीमेटली वो क्या बना रहेगा, प्लस पे ही आएगी रिजल्ट। अच्छा, अब एक बात और, क्या चीज़, कि ये तो 98 का कोफिशिएंट निकाला था, तो सीधे ये यहाँ से निकाला तो हम लोगों ने 5050 ये आ गया है। अब अगर मान लो इसी में अगर हम लोग का 97 का होता तो क्या होता, सीधे इसी फार्मूले में हम लोग क्या रख देते हैं, वैल्यू, और बस ये होता कि n की जगह कितना हो जाता, 100।
तो यहाँ से ये जो आ जाता है कितना, ये इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएंगे। कभी भी हो रहा हो, क्या हो रहा हो, दो दो नंबर के प्रोडक्ट का सम, तो हमेशा यही फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा। अगर 1 से लेके n तक जो नंबर लिखे गए हैं और उसमें दो दो नंबर का मल्टीप्लाई चल रहा है, तो उसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इसी से निकाली जाएगी। इसी तरीके से अब लिखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 52। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे सिग्मा में लिख दिया गया है, तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बार क्या करो, इसको नॉर्मल एक्सपेंशन कर दो, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ सामान्य तरीके से, ये 0 होगा, x/3 पावर पे 2 पे पावर 0 प्लस, अब अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, मैं केवल 2 ही टर्म लिख रहा हूँ, तो ये 100/10 2 पे पावर 1 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अच्छा, इसके एक और लिख देता हूँ तो थोड़ा और क्लियरिटी आ जाएगी। ये प्लस ये कहाँ तक जाएगा, सीधे सबको कुछ ध्यान से समझ में आ रहा है क्या दिख रहा है। अगर सब लोग इसको थोड़ी देर के लिए x समझें, क्या समझें, x, और इसको समझें क्या, a, तो जरा ध्यान से देखो, x पे पावर m-1, ये वैसा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये सीधे जो लिखा हुआ है, असल में लिखा क्या गया है, ये लिखा गया है x प्लस a होल की पावर n का एक्सपेंशन ही तो लिखा गया है केवल। और इसको अगर देखोगे तो फाइनली बचा कितना, ये लिखा गया। कोई दिक्कत? और जब कोई दिक्कत नहीं है तो ये कोई ऐसे लिखे या ऐसे लिख दे, कोई समस्या है क्या? और हमें इसमें निकालना क्या है, x पे पावर क्या 52, तो इसमें सीधे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कितना होगा c, नीचे 52 होगा कि नहीं होगा। अच्छा, ये माइनस वाला है तो माइनस में 1 पे पावर कितना हो गया 52, और ऊपर कितना रहेगा, तो बचेगा कितना 100c 52। कोई है ऑप्शन में, कहा माइनस कहाँ चला गया, अरे ये तो कोई आ ही नहीं रहा है, तो इसका वाला हम लोगों ने गलत किया है। अबे तो हम लोग को ध्यान रखना है कि ये भी चेक करना पड़ेगा। अब जरा देखो कितना दिख रहा है, और 48 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब कौन सा ऑप्शन है आंसर, ठीक है, लिख लो। एक बार फिर से देख लेना, यहाँ पर देखो जब कभी भी ये लिखा है तो ये 3 टर्म का मल्टीप्लाई चल रहा है, तो हमेशा ध्यान रखो कि एक का ऑर्डर बदल देना है, तब वो सॉल्व होगा, वरना नहीं होगा। देखो ये क्वेश्चन था कि यहाँ पर कोफिशिएंट निकालने के लिए कि सबसे पहले देखो ये वैल्यू क्या क्या दी गई है, a1 और a2 दी गई है। अच्छा, a1 और a2 है, वैल्यू किसकी वैल्यू है, ये y² और y का कोफिशिएंट ही तो है। तो अब मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होगा, तो सबसे पहले तो ये जो टर्म दिया गया है इसका और इसका मुझे एक्सपेंशन लिखना पड़ेगा, यानी इसका विस्तार लिखना पड़ेगा। लेकिन लिखना है तो कितना लिखना है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे सबसे बड़ी पावर क्या है 2 है, तो मैं यहाँ पे जो लिखूंगा वो सिर्फ और सिर्फ पावर कहाँ तक लिखूंगा 2 तक। तो यानी कि m पहला क्या आ जाएगा टर्म mc1y mc2y² होगा कि नहीं होगा। अब इसके आगे टर्म होगा लेकिन वो हमारे लिए क्या है मीनिंगलेस, क्यों, क्योंकि हमें तो वैल्यू सिर्फ कहाँ तक देखनी है y²। अब इसी तरीके से ये दूसरे वाले पे जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे तो प्लस है इसलिए पूरा ये प्लस में ही चलेगा, nc1y nc2y² प्लस ये आ गया, और ये बराबर 1 + a1y a2y²। अच्छा, अब क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम लोग सिर्फ ध्यान रखेंगे एक बार में एक ही कोफिशिएंट निकालेंगे, ये मूर्खों जैसा मल्टीप्लाई करने नहीं बैठ जाएंगे ब्रैकेट। सबसे पहले देखो a1 की वैल्यू पता है, a1 है क्या कोफिशिएंट ऑफ y,
तो यहाँ से सबसे पहले पूरी क्लास का एम अब सिर्फ एक ही हो चुका है, कोफिशिएंट ऑफ y देखना। तो y कैसे मिलेगा, इस 1 का मल्टीप्लाई इससे होगा तभी तो y आएगा केवल, क्या इसके अलावा और कहीं से आएगा y? भाई पहले इससे देखोगे तो इससे करोगे तो क्या y आएगा, नहीं आएगा। इससे होगा तभी तो y आएगा, इससे कर दोगे तो क्या आ जाएगा y स्क्वायर। तो हमारे पास y का कोफिशिएंट कितना आ गया, NC1। अब इसके अलावा इस 1 से अब किसी की मल्टीप्लाई होगी तो y नहीं आएगा, इसलिए आगे हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा जो है y किससे आएगा, इस पूरे की मल्टीप्लाई सिर्फ और सिर्फ इससे होगी तभी तो y आएगा, तो इसलिए -MC1। और अब ये तो y स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इससे अगर किसी से भी मल्टीप्लाई होगी तो वैल्यू पावर क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसलिए इससे तो कभी y का कोफिशिएंट नहीं आएगा। तो यानी कि फाइनली y का कोफिशिएंट ये आ गया। और अब ये वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दी, A1। तो फाइनली मैं यहां से ये बोल सकता हूं n-m, और A1 की वैल्यू कितनी है, 10। ये क्वेश्चन क्या हो गई, फर्स्ट। अब उसके बाद फिर दूसरा, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। और जब y स्क्वायर के बारे में बात करेंगे तो यहां से देख लेते हैं y स्क्वायर कहां से कहां तक आएगा। तो यहां पर देखो इस 1 की मल्टीप्लाई इससे होगी तभी तो y स्क्वायर आएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये NC2। अब y स्क्वायर कहां से मिलेगा, इससे इसका मल्टीप्लाई होगा तभी तो y स्क्वायर होगा। जिसकी जरूरत है केवल उसी के बारे में सोचे कि बाकी की वैल्यू के बारे में हमसे कोई भी मतलब नहीं है। तो माइनस ये क्या आ जाएगा, MC1 इंटू NC1। फिर y स्क्वायर किससे आएगा, इस साले से आएगा, तो प्लस MC2, और y स्क्वायर का कोफिशिएंट दूसरी साइड क्या है, A2। अच्छा NC2 की वैल्यू ये सीधे सब लोग ध्यान रखेंगे, n इंटू n माइनस 1/2 आती है इसको सॉल्व करने पर। तो यहाँ पर NC2 ये n इंटू n माइनस 1/2, ये m इंटू n, ये आ जाएगा m इंटू m माइनस 1/2। A2 की जगह कितना आ गया, 10। एलसीएम ले लेंगे, बराबर 20। अब यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर लो, तो ये कितना आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस n माइनस 2mn, m स्क्वायर माइनस m बराबर 20। इसको ध्यान से देखो, तो ये क्या दिख रहा है हम लोग को, n माइनस m स्क्वायर, इससे माइनस साइन कॉमन कर लेंगे, इक्वल टू कितना हो गया, 20। अच्छा ये n माइनस m की वैल्यू पता है सीधे, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दी जाएगी, तो कितना आ जाएगा, 10 का स्क्वायर बराबर 20। ये कितना आ गया, 100, और ये कितना आ गया, n प्लस m बराबर कितना आ जाएगा, ये टोटल 80। ये क्वेश्चन क्या आ जाएगी, सेकेंड। हमारी जरूरत क्या है, n और m की वैल्यू निकालने की है ना, तो फर्स्ट और सेकंड को एक बार सीधे प्लस कर दो, एक बार क्या कर दो, माइनस, तो ये सीधे वैल्यू दे देगा। भाई ये वैल्यू कितनी होगी, 10 हो गई कि नहीं हो गई, तो इनको जोड़ दो, कितना आ जाएगा, n का वैल्यू 45 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा सीधे, अरे जोड़ दो आ जाएगा। और उसके बाद m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यही हम लोग को निकालना था, तो नोट कर लेते, फिर आगे और क्वेश्चन लिखते हैं। अब जब नेक्स्ट टर्म में क्वेश्चन में बात करेंगे, यहाँ पे टर्म देखो कैसा चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा हो, देखो तुम्हारे पास कोफिशिएंट के क्वेश्चन दो तरीके के होते हैं, जैसे एक इससे पहले क्वेश्चन लिखा था और जो अब लिख रहे हैं, जरा ध्यान देना दोनों में डिफरेंस क्या है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में पहले वाले ब्रैकेट पे भी पावर लगी थी और इससे पहले वाले पे भी क्या लगी थी, पावर। इस क्वेश्चन में क्या है, एक में पावर है लेकिन एक में पावर नहीं है, और जब एक में पावर हो और एक में पावर नहीं है तो उसको सॉल्व करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना कि पहले इसको हम सबको अलग अलग कर लेते हैं। क्या कर लिया, इसको अगर लिखना चाहूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं, प्लस ये x है, ये ऐसे लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा, और उसके बाद ये ऐसे आ गया,
और अब जरा ध्यान से सोचो क्या जरूरत है हमारे, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, इसमें आगे कांस्टेंट नंबर लगा है, तो यहाँ पे जब पावर ओपन होगी, पूरी ओपन होगी, तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ हम लोग को जो निकालना होगा वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0 होगा कि नहीं होगा भाई, एक्स की पावर 0 का ही कोफिशिएंट यानी एक्स की पावर 0 का ही तो गुणांक जो होगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होगा, एक्स। लेकिन इसमें से किसकी वैल्यू निकालनी होगी जरा सोचो, बाहर एक्स लगा हुआ है, और जब बाहर एक्स लगा हुआ है तो जरा सोचो इसका ब्रैकेट ओपन हुआ होगा, तो एक ऐसा टर्म आया होगा जहां पर ऐसा लिखा होगा, उससे ही x की मल्टीप्लाई होगी, तभी तो इंडिपेंडेंट बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि जैसे ये मल्टीप्लाई होगी तो x पे पावर क्या बनेगा जाके 0। अब ऐसे सोच के बताओ यहाँ पे क्या लिखा हो 3, तो जब 3 लिखा हो तो इससे क्या निकाला जाएगा बोलो, x पे पावर क्या -3 आएगा कि नहीं आएगा। तो हम लोग सब क्या करेंगे, पहले इससे x की पावर 0 का कोफिशिएंट निकालेंगे, उससे वैल्यू आएगी, फिर इस पे x की पावर -1 का कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू आएगी, फिर इस पे x पे पावर -3 का कोफिशिएंट निकालेंगे उससे वैल्यू आएगी, और उन सारी वैल्यू को क्या कर देना है, जोड़ देना है, और जब जोड़ देंगे तो उससे आंसर नहीं मिलेगा। क्या गलती हुई, गलती ये हुई कि आगे 2 छूट गया ना, तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी उसमें आगे 2 भी क्या लगेगा, मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि जब इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2 भी तो अंदर से मल्टीप्लाई होता चलेगा कि नहीं चलेगा, तो वो वैल्यू निकलेगी, इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा, उससे एक आंसर मिला। फिर यहाँ तो बाहर कुछ है ही नहीं, तो इसलिए इससे जो निकला होगा वो वैल्यू, इससे जो वैल्यू निकला होगा वो वैल्यू, उन सबको अब जोड़ेंगे तो अब सही आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग इससे निकाल लेते हैं x पे पावर 0 के लिए, x पे अब सब कुछ क्या है हम लोग के पास, शॉर्टकट है कि नहीं है, तो सीधे यहाँ पे क्या हो जाएगा, r बराबर n इंटू पी, और अपॉन ये तो 0 लिखा हुआ है तो वो m की जगह क्या हो जा रहा है 0। याद आए कौन सा फॉर्मूला, अरे x पे पावर m बराबर, इस पे कोफिशिएंट निकाला था ना हम लोगों ने, तो ये क्या था n इंटू पी माइनस एम अपॉन पी प्लस क्यू, तो 2 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ से वैल्यू निकाल दी जाएगी। तो अब वैल्यू निकाल देते हैं, तो t कितना हो जाएगा, r की वैल्यू मिल गई है, (9c6) और ये पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, अब इसको सॉल्व कर लोगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया ये फाइनल 7/18, ये पहले से रिजल्ट आ गया। अब दूसरा निकालते हैं, सेकेंड, x पे पावर -1, तो r बराबर 9 इंटू 2 अपॉन, ये कितना आ गया 19/3, इसका मतलब क्या हुआ 19/3, r की वैल्यू ऐसी हो सकती है क्या, तो हो ही नहीं सकती, क्यों, क्योंकि r तो टर्म लिखते थे ना, r क्या लिखते थे टर्म, और जैसे ये वैल्यू हम लोग के पास आई तो हम लोग के लिए तो खुशी की बात हो गई। क्या खुशी की बात हो गई भाई, r की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब कि यहां से ऐसा कोई टर्म ही नहीं होगा इस पूरे एक्सपेंशन के अंदर जिसकी x की पावर क्या हो -1, तो इसका मतलब यहां से कोई टर्म मिलेगा ही नहीं, तो उसकी वैल्यू सीधे क्या कर जाएगा 0। तो काम भाई ऐसा नंबर मिल गया तो मतलब खुशी की बात है, मतलब वो हमें सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा। अब
ये जीरो कैसे हो गया, कैसे लिखा, हमने क्या बोला, ये टर्म ही नहीं होगा इसका, तो इसका मतलब कि इसके अंदर x की पावर -1 का कोफिशिएंट क्या रहेगा, जीरो, ये इसका मतलब हुआ। ठीक, जो टर्म नहीं रहा बाइनोमियल थ्योरम में उसका कोफिशिएंट क्या होगा, जीरो, इसलिए ऐसा बोला जाएगा। अब तीसरा हम लोग को निकालना x पे पावर क्या, -3, तो x पे पावर -3, r की वैल्यू देख लो, अठारह 7, तो r का वैल्यू कितना आ गया, 7, तो अब निकालना पड़ेगा टर्म, निकाल दो। तो यहां से और ये 9 का मतलब 3 स्क्वायर हो जाएगा, तो इसलिए यहां से ये आ गया। अच्छा, अब इस पे क्या ध्यान दिलाया था, इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो इसलिए जो फाइनल आंसर होगा वैल्यू, तो वैल्यू क्या होगी, पहले से वैल्यू कितनी आ रही है, 7/18, दूसरे से वैल्यू क्या है, 0, और तीसरे से क्या आगे 2 भी लगा हुआ है ना, तो ये 2, और इससे वैल्यू क्या आई, ये आई है। अब इसको सिंप्लीफाई करके फट से वैल्यू बताओ कितना आ रहा है, कौन सा ऑप्शन है, तो ये आके को सॉल्व कर लिया, तो ये इसका बी ऑप्शन आ जाएगा। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा हम लोग को, क्या इसको बोलते हैं मल्टीनोमियल। अब मल्टीनोमियल है क्या चीज़, जरा सोचते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर x1 + x2 + x3 करते हुए ये x m टर्म है और होल टू दी पावर क्या है, n। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे बोलना चाहूँ इसका जनरल टर्म लिखो, क्या लिखो, जनरल टर्म, तो यहाँ पे जनरल टर्म क्या होगा, TR+1, पावर कितनी है ऊपर, n, फैक्टोरियल n अपॉन, अब होता क्या है कि तुम जब भी टर्म लिखते हो तो यहाँ x और a केवल रहता है, 2 अभी तक रहते थे, तो x के ऊपर कुछ पावर थी, a पे पावर थी कि नहीं, अब क्या पावर थी मुझे नहीं पता है, मैं मान लेता हूं यहाँ x1 के ऊपर पावर α1, x2 पे पावर α2, x3 पे पावर α3, अप टू xm पे पावर αm रही होगी, और जो पावर में लिखा है वही यहाँ फैक्टोरियल में आएगा, वही यहाँ पे क्या आ गया, फैक्टोरियल में आ गया, ये आ गया, और यहाँ पर ये है इसकी सब्जेक्ट टू द कंडीशन, सब्जेक्ट टू द कंडीशन, क्या कंडीशन है, α1 + α2 + α3 + αm बराबर, ये पावर कितना n है, तो ये बराबर n लिख दोगे। अब बात ये करते ये आया कहाँ से, देखो एक्चुअल में क्या है कि जैसे x + a होल पे पावर n लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम इसका जनरल टर्म लिखते हैं तो ये लिखते हैं ना NCR x पे पावर n - r इंटू a पे पावर r, लिखते हैं कि नहीं। आप जरा ध्यान दो, इस NCR को अगर लिखना चाहोगे तो फैक्टोरियल n अपॉन n - r इंटू दिस था कि नहीं था। अब मैं एक काम कर लेता हूं,
थोड़ी देर के लिए ये n माइनस आर को t पुट कर दे रहा हूं, पुट कर दिया n माइनस आर बराबर t, तो मैं यहां से लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, t प्लस आर बराबर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और जब ये हो गया तो ये क्या आ गया, फैक्टोरियल n अपॉन ये फैक्टोरियल t इंटू फैक्टोरियल r, x पे पावर t इंटू a पे पावर r। अब जरा ध्यान करो सब लोग, होता क्या है कि ये दो ही टर्म ये रहते हैं, तो इनके कॉम्बिनेशन को c में लिखा जा सकता है, लेकिन दो से ज्यादा आ जाएंगे तो कॉम्बिनेशन में यानी c के टर्म में नहीं लिख सकते। तो देखो किया क्या है, अगर देखो ध्यान से तो जनरल टर्म लिखा क्या है, तुमने लिखा क्या है, दो टर्म दे थे, इनके ऊपर मन से कुछ पावर लगा दी गई, जो पावर में लिखा था वही नीचे फैक्टोरियल में आ गया, और फिर हुआ क्या, इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ा, और वो किसके बराबर है, ये देखो यही तो लिखे हो। तो इसी बात को हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया गया है कि जो जो पावर में था वही कहाँ गया, नीचे। लेकिन ये वैलिड कब होगा, जब ये पूरी वैल्यू बराबर किसके होगी, n के, अन्यथा ये कभी भी वैलिड नहीं। अब इसी बात को लेके मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँ, क्या ये पूरी जो वैल्यू लिखी गई है, इस वैल्यू का कोफिशिएंट यही तो है। तो अगर मैं यहाँ से ये बोलना चाहूँ कि कोफिशिएंट ऑफ x1 पे पावर अल्फा 1, x2 पे पावर अल्फा 2, x3 पे पावर अल्फा 3, xm पे पावर अल्फा m इन द एक्सपेंशन ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xm होल टू दी पावर n, तो क्या लिखोगे, यही तो लिखोगे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल अल्फा 1, फैक्टोरियल अल्फा 2, फैक्टोरियल अल्फा 3 अप टू फैक्टोरियल अल्फा n। लेकिन ये वैलिड कब होगा, व्हेन अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा m बराबर क्या, n। अब अगर मान लो किसी ने हमसे ये क्वेश्चन क्या दिया था, देखो जैसे ये x प्लस वाई लिखा, इस पे लिख दिया 10, ठीक, और हमने तुमसे पूछ लिया क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई पे पावर 8, तो तुम तुरंत ये देखो इन दोनों को जोड़ो, जोड़ा कितना हुआ, ये यहाँ लिखा है बराबर है, हाँ है, तो सीधे इसका आंसर लिख सकते हो, फैक्टोरियल 10 अपॉन एक्स पे पावर कितना है 2, वाई पे पावर कितना है, आंसर। अब अगर मान लो मैं ये लिख दूं, और तुमसे यहाँ से ये पूछ लूँ कि बताओ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड टू दी पावर 5, तो बता सकते हो कि नहीं, जोड़ो पहले, बराबर हो रहा है कि नहीं, बराबर हो रहा तभी कर सकते हो, वरना सीधे इसका आंसर क्या हो गया। अब मान लो ये नहीं पता होता तो इसका कोफिशिएंट कैसे निकालते, तो एक्सपेंशन भी तो पता होना चाहिए, फिर एक एक्स लेते हो, एक को क्या लेते ए, और फिर पूरा कार्यक्रम चलता। अच्छा एक बात और, रुको एक मिनट, ये लिख देता मैं, और अब इसमें से पूछ लेता कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई पे पावर 5 और जेड पे पावर 3, तो इसका क्या लिखते, तो होता तो फैक्टोरियल 10 ही, नीचे 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3, लेकिन एक गलती होती, क्या गलती होती, यहाँ y के आगे क्या है माइनस, और जब y के आगे माइनस है तो y पे पावर कितनी दिख रही है, तो ये -1 पे पावर क्या चलता 5, समझे क्यों, क्योंकि जितना x के ऊपर लिखा वो x के साथ जो प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो आगे रखा जाएगा। तो यहाँ पर ये इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस फैक्टोरियल 10 अपॉन 2 फैक्टोरियल 5 10। बात इतनी समझ में आई कि नहीं, क्या समझे बताओ, यहाँ से ये समझे कि y के आगे अगर माइनस है तो y की पावर जितना होगा वो नंबर उसके आगे रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो इसमें माइनस लगा देते तो ये x2 के आगे यहाँ क्या लग जाता, माइनस पे पावर अल्फा 2, यही तो होता। तो पहले इसको नोट करेंगे फिर अगला पॉइंट। अब यहाँ पे देखते हैं कि देखो अभी क्या था, x1 x2 x3 सिर्फ ऐसे लिखे हुए थे, उनके साथ कांस्टेंट नंबर नहीं था, अब ये आ गया, तो ये कैसे होगा यहाँ पे। अब अगर ध्यान दोगे तो इसमें भी तो जनरल टर्म अगर लिखना होगा तो लिखने का मैकेनिज्म तो वही होगा,
क्या अब यहाँ पे a1 x1 पावर में अल्फा 1, a2 x2 पावर में क्या अल्फा 2, a3 x3 पावर में क्या अल्फा 3, am xm पावर में अल्फा m। और अब जो हमने बताया इधर पावर में रहेगा वही नीचे किस पे आ जाएगा, फैक्टोरियल में। किस पे आ गया, फैक्टोरियल में। अब जरा सब लोग बात ध्यान से सोचो कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, अल्फा 1 क्या लिखना चाहता हूं मैं ये लिखना चाहता हूं कि जितने एक्स वाले टर्म है उनको एक साथ कर देता हूं, जिससे कांस्टेंट नंबर है उनको एक साथ। और जैसे लिखूंगा तो ये a1 पे पावर अल्फा 1, a2 पे पावर अल्फा 2, a3 पे पावर अल्फा 3, am पावर अल्फा m, ये x1 पे पावर अल्फा 1, x2 पे पावर अल्फा 2, x3 पे पावर अल्फा 3 और xm पावर कितना अल्फा m। अब इस बात को अगर सोचे तो मैं यहां से एक आर्टिकल बना सकता हूं, ये तो जनरल टर्म हो गया। अब अगर मैं लिखना चाहूं क्या कि कोफिशिएंट ऑफ x1 पे पावर अल्फा 1, x2 पे पावर अल्फा 2, x3 पे पावर अल्फा 3, xm पे पावर अल्फा m इन द एक्सपेंशन ऑफ a1 x1 प्लस a2 x2 a3 x3 am xm होल टू द पावर n। तो मैं यहां से बता सकता हूं कि नहीं बता सकता हूं, क्या बता सकता हूं, अरे भाई ये इस पूरे का जो कोफिशिएंट है ये पूरा टर्म है कि नहीं है, तो यहां पे क्या रहेगा, इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन और a1 पे पावर अल्फा 1, a2 पे पावर अल्फा 2 और a3 पे पावर अल्फा 3, am पे पावर अल्फा m। और सब्जेक्ट टू द कंडीशन वही रहेगी, सब्जेक्ट टू द कंडीशन क्या कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा m बराबर कितना होना चाहिए, n। अब मान लो यहां से किसी ने ये क्वेश्चन हमसे पूछ लिया क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई पे पावर 3 जेड पे पावर 7 इन 2x माइनस 5y प्लस 3z होल पे पावर 12, तो सीधे बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, क्या होगा यहां पर, पहले ये चेक करो सब्जेक्ट टू द कंडीशन है कि नहीं है, है, हाँ है, तो सीधे क्या होगा, ये कितना लिखा फैक्टोरियल 12, नीचे ये 2 और अब इसके आगे का बताओ भाई क्या लिखना होगा, 2 लिखा है 2 के साथ, 2 किसके साथ है, x पे पावर कितनी है, तो इसलिए 2 का स्क्वायर इंटू y के साथ कितना है और इसके साथ पावर कितनी है, z के साथ कितना है, इसके साथ, कैसे लिखना है आंसर बात समझ में आ गई, इसको नोट करेंगे फिर और क्वेश्चन लिखते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो, पहले ये देखो ये होगा कि नहीं होगा, जरा ध्यान से देखो, ये क्या है, ये पावर कितनी हो गई, 9 3 12 12 12 हो गई पावर, इधर कितनी होगी 6, बराबर है क्या, नहीं है, तो उसका अलग ये क्वेश्चन इससे सॉल्व, लेकिन ये बात गलत है। अब तुमसे गलती क्या हुई पहले ये जानो, देखो इधर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे देखो क्या लिखा था BC, यहाँ क्या लिखा था CA, यहाँ क्या लिखा था AB, तो तुमने यहाँ पे पावर A और B और C का पावर देखा है, तुमको पावर जो देखना था वो किसका पावर देखना था, BC का पावर, CA का पावर और AB का पावर देखना था ना, तो तुमने क्या यहाँ पे देखा भाई, जो यहाँ पे लिख तो x लिखा, y लिखा है, z लिखा, तो x y z की पावर देख रहे हो, तो लिखा है यहाँ पे BC CA और क्या लिखा है AB, तो तुमने BC CA और AB की पावर देख रही थी, जबकि पावर इधर किसकी देख रहे हो, सिर्फ A की, सिर्फ किसकी, B की, सिर्फ क्या C की। तो सबसे पहले तो हमको इसको सही करके लिखना पड़ेगा, किस फॉर्म में,
बी सी सी ए और ए बी। अब ये कितनी होगी पता नहीं पावर इसकी, इसलिए इसको एक्स वाई और क्या ले लिया है जेड। और अब ये बना। अब यहां से ए बी सी की वैल्यू निकाल लो। जरा जरा देखो ए पे पावर कितना है 3 है, तो यहां से ए की पावर क्या है ये है, तो इसका मतलब y प्लस जेड बराबर 3 बच जाएगा कि नहीं। अब b की पावर यहाँ पे कितना है 4, तो b कितना मिल जाएगा और फिर क्या है c है, तो c वाला देखोगे ये हो गया। अब यहां से वैल्यू निकालो एक्स वाई जेड की, तो सबको जोड़ दोगे कितना आ गया, तो ये कितना आ गया x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो गया 6। अब जरा एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल दो, तो सीधे यहाँ वाई जेड रख दो, वाई जेड रखोगे कितना आएगा 3, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी एक्स जेड की वैल्यू रख दो, एक्स जेड की वैल्यू रखोगे तो कितना आएगा, किसका वैल्यू y का, अरे 2 का वैल्यू थोड़ी y हुआ, y का वैल्यू 2 हुआ, ऐसा बोलोगे ना। x प्लस वाई की वैल्यू रखो, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी 5, तो यानी कि z की वैल्यू कितनी आ गई 1। कोई समस्या है इसमें, और जब समस्या नहीं तो अब इसको देखो ये क्या हो गया bc की पावर 3, ca का पावर कितना हुआ है 2 और ab का पावर कितना 1। चलो अब चेक करते हैं जरा सब्जेक्ट टू द कंडीशन, तो कितना हुआ 3 प्लस 5 प्लस 1 कितना 6, हाँ 6 है, यानी लग जाएगा इसमें भी। तो कितना आ गया ये पावर 6 फैक्टोरियल 6। तो क्या चीज सीखे इस क्वेश्चन से, सीखे ये कि पावर तो देख रहे हो, पावर देखने से पहले यहाँ पे क्या एक्सपेंशन के अंदर वेरिएबल भी देखने हैं, वो वेरिएबल कैसे दिखने चाहिए एक जैसे, तभी कर पाएंगे वरना हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसको नोट करते हैं फिर अगला आर्टिकल शुरू करते हैं। देखो नेक्स्ट, अब जो यहां पे हमें क्या निकाला कोफिशिएंट ऑफ एक्स पे पावर आर और इसके एक्सपेंशन में अभी तक कितना था कि x1 x2 x3 xm ये सारे वेरिएबल कैसे होते थे अलग अलग, इस बार क्या हो गया सारे वेरिएबल क्या हो गए एक जैसे। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो जरा एक बात जरा ध्यान से देखना, अगर मैं इसका सब लोग जनरल टर्म लिखना चाहूं तो मैं लिखवा सकता हूं कि नहीं, क्या लिखोगे यहाँ पर भाई फैक्टोरियल n और इनटू में फिर क्या अभी लिखना सिखाया था, जैसा लिखा है इसके हिसाब से पावर में ऐसा आता जाएगा कि नहीं आता जाएगा। ये आ गया, और जितना पावर में उतना नीचे फैक्टोरियल में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। बोलो, अब जितने भी एक्स वाले हैं उनको मैं एक साथ कर दे रहा हूं। और उसके बाद अब x x x सबके बेस क्या है सेम, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बोलो। और हमारी जरूरत क्या है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r, तो इसका मतलब कि ये जो पूरी वैल्यू हुई होगी असल में यही तो r हुई होगी कि नहीं। और जब ये r हो गई है तो इसका मतलब ये जब x में पावर r बन गई तो ये इसका कोफिशिएंट बन चुका है कि नहीं बन चुका है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r बराबर फैक्टोरियल n अपॉन अल्फा नॉट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m। लिखना रहे ये भी एक लाइन और यहां पे ले आऊंगा मैं, ये आएगा कि नहीं आएगा
और अब यहां पर सब्जेक्ट टू द कंडीशन, सब लोग देखो क्या होगी, पहली अल्फा नॉट प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अप टू अल्फा m बराबर ये कितना होगा, n होगा कि नहीं होगा। और दूसरी क्या होगी, बोलो, अरे ये है कि नहीं है, तो अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 प्लस 3 अल्फा 3 अप टू m, अल्फा m बराबर r। और अब इन दो इक्वेशन की हेल्प से तुम्हें सॉल्व करनी होगी अल्फा नॉट, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा m की वैल्यू। अब जरा ध्यान से सोचो, हमेशा इक्वेशन कितनी होंगी, दो, और अननोन कितने होंगे, जरूरत से ज़्यादा होंगे। तो जब उनको तुम सॉल्व करोगे तो उसको सॉल्व करने की ट्रिक है, क्या ट्रिक है वो क्वेश्चन में बताऊंगा। और दूसरी बात कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले होंगे वो पेयर क्या होंगे, कोई जरूरी थोड़ी एक पेयर हो, कभी दो हो सकते हैं, कभी तीन हो सकते हैं, कभी ज़्यादा हो सकते हैं, कितने होंगे पता नहीं है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो क्या हुआ, मान लो कि दो तीन पेयर आ गए, दो पेयर आ गए, तो एक बार पहले पेयर की वैल्यू रखी तो एक, फिर प्लस दूसरे पेयर की वैल्यू, प्लस तीसरे पेयर की वैल्यू, कितने पेयर पता नहीं, तो इसलिए यहाँ पे लगाओगे आगे क्या, सिग्मा, क्या लगेगा, सिग्मा। अब आगे की बात, आगे की बात क्या है कि सब लोग पहले ये कंडीशन ध्यान कर लो, बनाना कैसे है। ये वाली कंडीशन लिखने में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी कंडीशन कैसे लिखोगे, सब लोग ध्यान रखना, क्या x पे पावर कितना है, तो यहाँ पे x पे पावर 1 है, तो x का मल्टीप्लाई में क्या है, a1, तो इसकी पावर में क्या लिया, अल्फा 1, तो क्या हो रहा है 1 इंटू अल्फा 1, a2 की जगह क्या लिया, पावर में क्या लिया, अल्फा 2 लिया है, तो यहाँ पे देखो पावर में कितना है 2, तो ये 2 अल्फा 2 हो गया कि नहीं हो गया। ऐसे करते करते यहाँ m है पावर में, तो ये m दिस। अब अगर मान लो मैं तुमसे थोड़ी देर के लिए ये कह दूं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r, इसमें लिखो 3 प्लस एक्स माइनस एक्स पे पावर 4 होल पे पावर 10, तो इसको क्या इक्वेशन बस क्या लिखोगे, ये सब कुछ नहीं, तो इसमें इक्वेशन, पहली इक्वेशन क्या लिखोगे बताओ। सबसे पहले तो सिग्मा ऐसे लिखोगे, फैक्टोरियल 10 लिखा, अब 3 के ऊपर अल्फा 1, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में क्या 1 पे पावर कितना, इसको 3 ही लिखने हैं ना, तो मैं अल्फा बीटा गामा लिख दे रहा हूँ, ये हो गया कि नहीं हो गया। अब नीचे कितना अल्फा बीटा गामा, तो पहली कंडीशन क्या बनेगी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या 10। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी बोलो, तो यहाँ x में पावर क्या, x की पावर से देखोगे x की पावर क्या है 0, तो यानी कि 0 इंटू अल्फा, यहाँ पे x पे पावर कितना है 1, तो 1 इंटू बीटा, यहाँ पे कितना है तो 4 इंटू गामा बराबर किसका कोफिशिएंट निकालना, r बराबर r। इक्वेशन कैसे लिखोगे, बात समझ में आई अरे इतनी बात दिमाग में आई। अच्छा मान लो अगर ये लिख रही होती, इसमें लिखनी होती, तो फट से मुझे बताओ कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r n 2 प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब होल पे पावर 12, क्या लिखते बोलो। तो सबसे पहले क्या, सिग्मा फैक्टोरियल क्या आता है 12, अल्फा 3 ही है, ये हो गया, तो 2 पे पावर 1 क्या चलता है अल्फा, 3 पे पावर क्या चलता है, और तीसरा गामा। अब इक्वेशन बोलो क्या लिखते सब लोग, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना। दूसरी इक्वेशन बोलो क्या, 0, यहाँ x क्या हो गया पावर 0, तो 0 इंटू अल्फा। दूसरी क्या होते, और तीसरी किसका कोफिशिएंट निकालना, समझे बात इतनी। इक्वेशन कैसे लिखनी बात समझ में आ गई। अब वैल्यू कैसे निकालनी है, तो इतना पहले लिख लो फिर बताते हैं वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन। अब ये हम लोग को निकालना है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इक्वल टू क्या बना, सिग्मा पावर में कितना है
फैक्टोरियल 5, पहला क्या हुआ 1 पे पावर अल्फा माइनस 10, ये बना कि नहीं बना, और उसके बाद क्या अल्फा बीटा गामा। इक्वेशन पहली क्या बनेगी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 5 बना कि नहीं बना। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी बोलो फट से, बीटा प्लस 2 गामा इक्वल टू 3 बनेगा कि नहीं बनेगा। अरे एक क्वेश्चन लिख पाए कि नहीं लिख पाए, कोई प्रॉब्लम। यहाँ तो x की पावर कितना है 0, यहाँ पे पावर कितना है 1, तो बीटा के लिए 1 हो गया और गामा के लिए यहाँ कितना हो गया 2। अब देखो कैसे इक्वेशन बनाई जाएगी, 3 अननोन निकालना है तो अल्फा बीटा गामा ऐसे 3 लाइनें बना लिया करो। अच्छा अब देखो ध्यान रखोगे क्या, अल्फा बीटा गामा ये नंबर कैसे होल नंबर होने चाहिए, कैसे नंबर होने चाहिए होल, पूर्ण संख्या है, क्योंकि ये फैक्टोरियल में 0 1 2 3 ऐसे ही तो डिफाइन होते हैं, और फैक्टोरियल के अंदर कभी माइनस होता है क्या, नहीं। तो ऐसे शुरुआत होगी, किसी एक से वैल्यू रखोगे, किसी एक को फिक्स कर दोगे छोटे नंबर से, कहाँ से 0 से। अब जैसे इसको 0 रखा तो बीटा की वैल्यू कितनी आई, यहाँ हो गई। अब बीटा और गामा पता लग गया, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, कितना आया एक पेयर, एक एक वैल्यू बढ़ाते चलोगे। गामा का वैल्यू पहले क्या हुआ 0, अब क्या 1 रखा, बीटा की वैल्यू कितनी आई, ये वैल्यू उठा के यहाँ रखी, कितना आया, फिर एक वैल्यू बढ़ाई 2 रखा तो बीटा की वैल्यू कितनी आई, क्या -1 वैलिड होगा, अरे बोलो, जहां पे रुक जाए समझ लेना बस सॉल्व हो चुकी इक्वेशन। एक केस 2 केस, अब कितने केस बनेंगे, कभी 2 बनेंगे, कभी 3, कभी 4, इससे ज़्यादा तो नहीं बनते। और अब यहाँ पे वैल्यू उठा के रख दोगे, पहला फैक्टोरियल 5, यहाँ पे अल्फा की जगह 2, बीटा की जगह 3, गामा की जगह 0, 1 पे पावर 2, फिर प्लस और अब ये जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, -30 आंसर। ये इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। एक और क्वेश्चन लिखते हैं क्वेश्चन। अब जैसे ये x में पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना है, इसमें सबसे पहले क्या होगा, पावर 4 लिखा, ठीक है, पावर 4 लिखने के बाद थर्ड टर्म कितने 3 है, तो फैक्टोरियल 5, नीचे क्या हो जाएगा अल्फा बीटा और क्या गामा, 1 पे पावर अल्फा, 2 पे पावर बीटा और 3 पे पावर गामा, होगा कि नहीं होगा। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना है 5। दूसरी इक्वेशन क्या बनी बोलो जरा, बीटा प्लस 2 गामा इक्वल टू कितना रहेगा 4। फिर आपने क्या बताया था कि ये बॉक्स ऐसे बना लो, अल्फा बीटा और ये क्या गामा, किसी एक को फिक्स कर लो और उसकी वैल्यू कहाँ से शुरू करो 0 से। 0 जब यहाँ 0 रखा तो बीटा की वैल्यू कितनी आई बोलो, ये वैल्यू उठा के ऊपर पुट करो तो कितने आया 1। अब गामा की वैल्यू क्या पुट करी 1, अब जब गामा की वैल्यू 1 पुट करी तो कितनी आई बोलो, बीटा की वैल्यू 2 आई कि नहीं आई। अब यहाँ जब पुट किया तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करो, कितना बचा अल्फा की वैल्यू। अब और आगे बढ़ाएंगे, गामा का वैल्यू 2 रखा, गामा का वैल्यू 2 रखा तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू यहाँ रखो 3। कब तक रखते रहोगे, जब तक वो वैलिड होता जाएगा। अब गामा का वैल्यू कितना आया 3, जैसे कहोगे तो बीटा का वैल्यू क्या गया माइनस, फेल हो गया। तो इस बार कितने पेयर बन गए 3। तो यहाँ से क्या क्या बनेगा बोलो, फैक्टोरियल 5 1 4 0 और 1 पे पावर फिर दूसरा
फिर थर्ड, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर दोगे, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, गलती सिर्फ एक ही बात की होगी, क्या? जोड़ने घटाने की। नहीं आएगा। कितना? 530। 530 बिल्कुल करेक्ट वैल्यू है, ये इसका आंसर आएगा। अब इसको ऐसे सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना, इसका कोफिशिएंट निकालना। ठीक, तो अभी समझ में आ गया ना कैसे काम करना है। तो ये मल्टीनोमियल का काम पूरा कंप्लीट हुआ। अब इसके आगे नेक्स्ट।